तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सीधा आपको रुझानों की तरफ लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि कहां पर क्या कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत गए। कहा गया था कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा लिंगायत चेहरा है। जगदीश शेट्टार जो है वो पार्टी छोड़ गए, बगावत उन्होंने कर ली। अगर ठहरते तो हो सकता है कि कुछ और उनको अकोमोडेशन मिल सकता था, लेकिन इससे ये पता लगता है क्योंकि उनको टिकट इसलिए नहीं मिला था कि करप्शन के चार्जेस पहले भी उनके ऊपर लग रहे थे। तो ऐसे में करप्शन के चार्जेस जनता ने बहुत सीधे तौर पर, अब जब इस हार को, बीजेपी की इस हार को और कांग्रेस की जीत को अगर एनालिसिस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि जनता ने करप्ट या फिर जिस पर करप्शन का चार्ज लगा उन चेहरों को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, और आपको यह भी बता दें कि यहां पर गुटबाजी भी हो सकती है, जिसका कारण जगदीश शेट्टार चुनाव हारे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आने से काफी नाराज थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि कई सालों से लगातार हम उनके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, अब अचानक उन्हें कैसे गले लगाने। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जम करके आतिशबाजी हो रही है। सुबह से ही कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था और अब तक जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार से देखिए किस तरह से हाथ में पटाखे हैं, फुलझड़ियां हैं और लगातार यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर पर 2018 की बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। दक्षिण का द्वार जो है सो वो बीजेपी के लिए बंद हो गया है और यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुल गया है। 2024 के तहत कहा जाए कि इन लोगों में एक जोश है और लगातार यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है। आप देखिए जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में तमाम लोग बजरंगबली के पोस्टर गदा लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। ये आप देखिए आपके हाथ में गदा है और लगातार जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे? ये आशीर्वाद मिला बजरंगबली जी का, ये विश्वास बजरंगबली जी का, ये राम जी का विश्वास मिला हमें, राम जी का आशीर्वाद, बजरंगबली जी का जो आशीर्वाद मिला है, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये जोश 2024 तक कायम रहेगा। 2024 और 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें भी कायम रहेगा। हम डरने वाले नहीं, क्योंकि बजरंगबली जी और राम जी हमारे साथ हैं, अली जी भी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री तो सर ये विधायक फैसला करेंगे। इस तरह से आप देखिए लोगों में किस तरह से जोश और उत्साह है और लगातार कह रहे हैं ये जोश उनका और इसी तरह से कायम रहेगा। और लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसे लेकर के तमाम कार्यकर्ता जमीन पे उतरेंगे और इसी तरह से जीत दिलाने में अपना योगदान देंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अरुण साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लोकसभा सांसद। अरुण जी, इस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की टैली पहले 77 थी, अब वो 68 के करीब नजर आ रही है और जेडीएस 22 है। आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहेंगे सर इस वक्त इस टैली पर और इन नतीजों पर? देखिए, अभी हम परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे, परिणाम आना शेष है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की टैली बढ़ेगी। अनेक सीटों पर थोड़े थोड़े वोटों का अंतर है और जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में। अरुण जी, मन बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है गालिब। 128 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई और अगर बीजेपी की टहली की बात करें, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो 68 पर है और आप कह रहे थे कि पूरे परिणाम आ जाने दीजिए, अगर अभी बोल देंगे तो कम कष्ट होगा, कम दुख होगा, अगर पूरी टैली और आ गई तो तकलीफ ज्यादा होगी, इसलिए जो बोलना है अभी बोल दीजिए। मनोज जी, मुझे लगता है कि ये टैली में परिवर्तन आएगा। अनेक सीटों पर थोड़े थोड़े वोटों का अंतर है जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक सीटें इस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीतेगी। अरुण जी, एक सवाल और पूछने वाला हूं, क्योंकि हमने देखा कि कर्नाटक का जो चुनाव था वो कांग्रेस नीचे पकड़कर लेकर आई थी, जमीन पर आई थी, यानी कि स्थानीय मुद्दों पर था और भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व था और चुनाव का जो कैंपेन भी था आपका, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर था, वो हिजाब पे था, वो टीपू सुल्तान पे था, वो कम्युनल वायलेंस पर था, वो बजरंग बली पर था। कैसे माना जाए कि जमीन पर विधानसभा के चुनाव जमीन पर होने चाहिए, स्थानीय मुद्दों पर?
देखिए मनोज जी, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। देश में विकास की राजनीति होती है, विकास की बात लोग करने लगे हैं और हमने भी जो अरुण जी, आपको रोकना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलना सुनते हैं। ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಅನೇಕ ಜನ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೀನಿ, ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮದು 4 ಕಡೆ 8 ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಓಣಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿರೋದು, ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಹೋಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. Worked very hard in putting forth the cause and mission of the BJP Karnataka. Thank you. तो कुल मिलाकर एक तरह से संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। और सचिन, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि कर्नाटक की राजनीति में चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। अरुण जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, एक बार बता दीजिए। तो कर्नाटका का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आधार पर लड़ा कि किस प्रकार से हम कर्नाटका को आगे ले जा सकते हैं, कर्नाटका के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जो हमारा एक तरह से आधुनिक प्रदेश जो है, बंगलौर जो है हमारे देश का प्रमुख केंद्र है, वो राजधानी है कर्नाटका की। संपूर्ण कर्नाटका का समग्र विकास हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से देश के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर राजनीति लगातार कर रही है। कर्नाटका में जहां तक अन्य मुद्दों को लेकर आने का विषय है, ये तो कांग्रेस लेकर आई। जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का विषय किया, इसके कारण से वो विषय बना। ये तो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने ऐसे मुद्दे कर्नाटका के चुनाव पे लेकर आए। जी पंकज जी, इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दे लेकर के आई, हालांकि कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे लेकर के आई या फिर जनता ने तो मोहर लेकिन कांग्रेस पार्टी पे लगाई। और एक और साथ में इसमें पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स जो है वो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि ये इतिहास है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश है कांग्रेस, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इतिहास है। 38 साल में एक बार एक पार्टी आती है, एक बार दूसरी पार्टी आती है, एंटी इनकम्बेंसी वहां काम करती है, तो उसमें कुछ नया नहीं हुआ। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नया नहीं देख ये रही सही है तो कि पिछले 38 सालों से कर्नाटका में, पिछली बार भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, वो भाजपा ने सरकार चुराकर, डाका डालकर बेईमानी से बनाई थी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। यानी वो स्वाभाविक रूप से वो जीत, आज तक कर्नाटक ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। एक लेके गया हम लोग उसको माना। प्रसाद जी कुछ बोल रहे हैं। बजरंग बली के इशू उठाया, बाहुबली को यहाँ पे लाया, बजरंग बली के बात किए, वीएचपी, बजरंग दल, बहुत सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, और आप बजरंग बली की पूजा करने चले गए थे। बजरंग बली का पूजा नहीं है, हम बजरंग बली के ऊपर ये आस्था है।
बजरंग दल एक राजनीतिक संगठन है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हम लोग हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हिंदुत्व में आस्था नहीं रखता है। हिंदुत्व पॉलिटिकल स्लोगन है। यही तरफ बजरंग दल ये पॉलिटिकल विंग है और बजरंग बली हमारा आस्था है। ये लोग कौन होता है, हमको क्या करना है। इसलिए कांग्रेस में बीजेपी में यही फर्क है, हम धर्म और राजनीति को मिलाता नहीं है। आप एक लास्ट मोमेंट में जो मैनिफेस्टो में जैसे कांग्रेस ने बजरंग दल को लाते ही एक हंगामा मचा दिए और कहने लग गए कि ये बजरंग बली इनको सबक सिखाएंगे कांग्रेस को। बजरंग बली जी का इन्होंने नाम लिए हैं, एक बजरंग बली जी का एक संगठन को इन्होंने बैन करने जा रहे हैं। लगता है वो बजरंग बली के फैमिली वालों ने बजरंग बली का संगठन हो तो कितने लोगों को ये लोग टिकट दिया है। तो बजरंग बली का जो अगर लोग हो, ये लोग कौन सा केस में है, सारे एंटी सोशल बजरंग दल में है। पंकज जी आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं कह रहा था कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे, ऐसी बात नहीं कही गई थी। यह कहा गया था कि कानून के हिसाब से जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, बजरंग दल और पीएफआई दोनों का नाम लिया था, उन पर बैन लगाएंगे। और कोई नई बात नहीं है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन लगाया था, और भी लग चुका है बैन। तो जो भी सांप्रदायिक विद्वेष फैलाएगा, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, हम उस पर बैन लगाएंगे। भारत को, प्रधानमंत्री को तो इसका स्वागत करना चाहिए था। और भारत के प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को बजरंग बली किससे जोड़ दिया, तो बजरंग बली तो नाराज होंगे ही। तो बजरंग बली की पूंछ पे आग लगाई सत्ता के रावण ने, और बीजेपी की लंका जल गई कर्नाटक में। नहीं, लेकिन पंकज जी आपको नहीं लगता ये गैर जरूरी है? कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था कि घोषणा पत्र में या वचन पत्र में ये सब बात करने की क्या जरूरत थी। बजरंग दल से जुड़े हुए अगर कुछ लोग उत्पात करते हैं तो ये सरकार का विषय है, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय, आप कार्रवाई कीजिए। आपको अगर बैन लगाना आप लगाइए, विजय सिंह ने भी लगाया। लेकिन आप इसे अगर वचन पत्र में जिक्र कर रहे हैं तो आपने तो मौका बीजेपी को दिया ना। वो उसके साथ जो कि समकक्ष एक रखना, जो कि एक आतंकी गतिविधियों में। अरे साहब, सरकार बनाने के लिए ही तो ये चुनाव हो रहा है। तो सरकार क्या करेगी सांप्रदायिक संगठनों के साथ जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए? भारत का संविधान क्या कहता है? अब संविधान में भी क्यों लिख दिया, आप ये कह दीजिए। अरे भाई, सांप्रदायिक संगठनों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए, यह भारत के संविधान का निर्देश है। और चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करके धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, यह भी चुनाव आचार संहिता का हिस्सा है। इस देश का प्रधानमंत्री जब उसको सुनने और मानने को पंकज जी आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश से भी कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया आई है। कर्नाटक के रुझानों पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि यह सकारात्मक भारत का जनादेश है। अखिलेश व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू, यह भी कहा है अखिलेश ने। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा है कि भ्रष्टाचार, वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है और ये एक संकेत है जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव आ रहे हैं उस पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा है, जहां पर कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी निकल कर आई है, जीत दर्ज की है। सचिन, जाहिर सी बात है। अरुण साहू, अरुण जी, यहां पर एक तरफ जो मैंडेट है वो कर्नाटक का मैंडेट है, जो कि 2024 से अभी से उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। एक मैंडेट यूपी भी तो दे रहा है, भले निकाय चुनाव के उसमें दे रहा है, लेकिन थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी आ रही है। लेकिन उसके पहले इलेक्शन कमीशन ने ताजा आंकड़ों की जो रुझानों का जिक्र किया है, उसमें 66 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 130 सीटों पर है, जेडीएस 22 सीटों पर है। कांग्रेस को 43% मिले हैं, जो उनका मत प्रतिशत है, उनका जो परसेंटेज है वोट का वो 43% है। बीजेपी को 36%, जेडीएस को 13% मिल रहे हैं। यह चुनाव आयोग ने कहा है, यह चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, यह चुनाव आयोग कर सकते हैं। 130 सीट अब तक भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर, महज 66 सीटों पर, कांग्रेस 130 सीटों पर है। यह संकेत आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग के। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस 130 सीटों पर उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो तमाम सर्वे में या